हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर की इस सीरीज़ में मैं क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ। लेक्चर नंबर 17 में हम यूनिट नंबर 18 जिसका टाइटल है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पहली मर्तबा यूट्यूब पर मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मौसूल हो सके। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आज की लेक्चर्स के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ अ पार्टिकुलर आइसोटोप इज इक्वल टू इट्स मास नंबर विच आइसोटोप इज एट। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एटॉमिक नंबर ऑफ अ पार्टिकुलर आइसोटोप इज इक्वल टू इट्स मास नंबर विच आइसोटोप इज एट। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि वो कौन सा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होता है। तो इसी क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा ये particular isotope having equal atomic number and mass number। एक खास आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है ये बराबर होता है। तो इसी के लिए जो मेन आइडिया आपके जहन में होना चाहिए वो आइडिया होगा ये प्रोटियम। यानी अगर आपको प्रोटियम के बारे में इल्म हो कि प्रोटियम कौन सा आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। एन आइसोटोप हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू इट्स मास नंबर इज प्रोटियम। एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होता है वो है प्रोटियम। अब प्रोटियम क्या है? प्रोटियम इज विच इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक स्टेबल आइसोटोप है। इट्स बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज 1। इसके दोनों एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 के बराबर होती है। यानी वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर है वो है प्रोटियम। और प्रोटियम हाइड्रोजन का एक स्टेबल आइसोटोप है। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है एंड ट्रिटियम है। प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 है। ड्यूटेरियम वो आइसोटोप्स है जिसका एटॉमिक नंबर 1 जबकि मास नंबर जो है 2 है। ट्रिटियम वो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर जो है 3 है। तो प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछता है विच इज मोर लाइकली टू एक्सपोज फिल्म kept in a cardboard box, alpha particles or beta particles? Explain। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इज मोर लाइकली टू एक्सपोज फिल्म इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, एल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। एक्सप्लेन। कहते हैं अगर किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में किसी फिल्म को एक्सपोज करते हैं तो उसके लिए एल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं। यानी इन दोनों में से कौन सा हमने इस्तेमाल करना है, तो आपने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट होगा ये एल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स are more likely to expose film kept in a cardboard box। अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल इन दोनों में से एक पार्टिकल जो किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में किसी फिल्म को एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये पेनेट्रेशन पावर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स। यानी अगर आपको एल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के पेनेट्रेशन पावर के बारे में इल्म हो कि एल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स इन दोनों में से किसका पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। याद रखिए पेनेट्रेशन पावर वो सलाहियत होती है
जो किसी ऑब्जेक्ट में जो घुसने वाली सलाहियत है उसको पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। तो इसी मिनारियो को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह beta particles are more likely to expose a film kept in a cardboard box as compared to alpha particles। अल्फा पार्टिकल्स की बजाय बीटा पार्टिकल्स जो है ये ज़्यादा मौजू हैं अगर हम किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में किसी फिल्म को एक्सपोज करते हैं। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज द पेनेट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल। और इसकी वजह ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स है इसकी पेनेट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। इसलिए कार्डबोर्ड बॉक्स में किसी फिल्म को एक्सपोज करने के लिए अल्फा पार्टिकल के बजाय हम बीटा पार्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। Beta particle can easily penetrate through cardboard and the film can be affected। चूँकि बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मौजू है कि जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें जो फिल्म है हम एक्सपोज करते हैं वो ज़्यादा असरअंदाज हो। While alpha particle can be blocked by a paper and cannot penetrate through cardboard। और जैसे हमने बता दिया कि अल्फा पार्टिकल जो है इसके पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल से कम है तो हम अल्फा पार्टिकल को किसी पेपर के ज़रिए भी ब्लॉक कर सकते हैं और जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें को ये पेनिट्रेट नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल है। 3 तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो है ये। अल्फा पार्टिकल के पेनिट्रेशन पावर कम है और बीटा पार्टिकल्स जो है इसके पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है, जबकि गामा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर इन दोनों से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों की, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स ये किसी पेपर के ज़रिए भी ब्लॉक किया जा सकता है, जबकि बीटा पार्टिकल्स इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, ये पेपर से पास हो सकती है। और इसकी पेनिट्रेशन की ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर की वजह से इसको हम मौजू समझते हैं कि जो कार्डबोर्ड बॉक्स में जो फिल्म है को एक्सपोज करते हैं उसके लिए हम बीटा पार्टिकल्स इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछता है इज इट पॉसिबल फॉर अ फॉर्म ऑफ हेवी हाइड्रोजन टू डिके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल? एक्सप्लेन। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इज इट पॉसिबल फॉर अ फॉर्म ऑफ हेवी हाइड्रोजन टू डिके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल? एक्सप्लेन। कहते हैं कि हेवी हाइड्रोजन की कोई भी शक्ल, क्या ये मुमकिन है कि इससे अल्फा पार्टिकल जो है ये डिके हो सके या इससे अल्फा पार्टिकल जो है ये एमिट हो सके? आपने इसको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है, क्या इन तीनों में से किसी एक से भी अल्फा पार्टिकल जो है ये एमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा ये, इट इज़ पॉसिबल फॉर टू फॉर्म फॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन टू डिके बाय एमिटिंग इन अल्फा पार्टिकल्स। हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन के लिए क्या ये मुमकिन है कि उससे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एमिट हो सके? तो इसी स्टेटमेंट के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, एन अल्फा पार्टिकल। अगर आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में इल्म हो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, तो याद रखिए अल्फा पार्टिकल ये हीलियम न्यूक्लियाई होती है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर जो है 4 होता है। तो इसी मेनाडियो को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह। नो, it is not possible for any form of hydrogen to decay by emitting alpha particles। नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि हाइड्रोजन की किसी भी शक्ल या किस्म जो है या आइसोटोप जो है कि उससे अल्फा पार्टिकल जो है ये एमिट हो सके। और क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल
जिसको हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिया कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, बिकॉज एन अल्फा पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल जो है ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, वाइल नन ऑफ द फॉर्म और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन का कोई भी जो आइसोटोप्स है जो कि है प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है, इन तीनों में से किसी एक के पास जो है न 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नहीं है, एंड इट हैज़ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। यानी हाइड्रोजन की किसी भी आइसोटोप के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि हीलियम एक ऐसा जो अल्फा पार्टिकल जो है उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो इसलिए हाइड्रोजन के किसी भी आइसोटोप से अल्फा पार्टिकल्स इमिट नहीं हो सकता। इसको भी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के 3 जो है आइसोटोप्स है। प्रोटियम के पास एक जो है प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों में से किसी एक के पास भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इससे अल्फा पार्टिकल जो है एमिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट masses but they have the same chemical properties. Explain why chemical properties are unaffected by a change of isotopes. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट masses। किसी एक एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स है उसकी masses डिफरेंट होती है, बट दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये सेम होती है। किसी एक एलिमेंट्स की जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स है उसकी मासेस डिफरेंट है, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एक्सप्लेन वाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर अनअफेक्टेड बाय ए चेंज ऑफ आइसोटोप्स। तो हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि इन आइसोटोप्स जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों अफेक्टेड नहीं होती, यानी मुख्तलिफ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इस तरह, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट masses while their chemical properties are same। किसी एलिमेंट्स की मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो है उसकी मासेस डिफरेंट होती है, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों होता है ऐसा। तो इसके लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स। यानी अगर आपको किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स के बारे में इल्म हो कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप से क्या मतलब है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, is isotope of an element are the atoms having same atomic number electron or proton while different mass number neutron। जैसे कि हमें मालूम है कि जो किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो बराबर होते हैं, जबकि इनकी मास नंबर यानी न्यूट्रॉन जो है ये डिफरेंट होती है। Their electronic arrangement is same due to which their chemical properties are same। क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सेम होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है ये भी सेम होती है, और इसी सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है भी सेम होती है। याद रखिए कि किसी एलिमेंट की या एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो इस एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से साथ ताल्लुक़ रखता है। तो मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो है उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, जिसकी वजह से इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो भी सेम होती है, और जब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। While the mass number determined the physical properties,
जबकि जो आइसोटोप्स है या एटम है उसकी जो मास नंबर है वो इस एटम या आइसोटोप की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं? दैट इज़ बॉइलिंग, मेल्टिंग, डेंसिटी एंड एटसेट्रा। यानी जो मास नंबर है वो किसी आइसोटोप या एटम की बॉइलिंग, मेल्टिंग, डेंसिटी और जो दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो पर उसको डिटरमिन करता है। That's why different isotopes of an element have the same chemical properties। तो इसलिए जो मुख्तलिफ किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज़ डिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव elapsed। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल हैज़ डिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव elapsed। किसी रेडियोएक्टिव सैंपल्स पर जब 2 हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे तो उसका कौन सा फ्रैक्शन जो है बाकी रहता है। दोबारा सुनिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल पर 2 हाफ लाइफ गुजर चुके हो तो उसमें उसका कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बाकी रहता है। तो इसी क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट होगा ये फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल हैज़ डिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव elapsed। अगर किसी रेडियोएक्टिव सैंपल जो है उस पर 2 हाफ लाइफ गुजर हो चुके होंगे तो उसका कौन सा फ्रैक्शन बाकी रहता है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये हाफ लाइफ। एंड अगर आपको हाफ लाइफ के बारे में इल्म हो कि हाफ लाइफ से क्या मतलब है तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। Let n be the number of initial particle in the sample। फ़र्ज़ करें n जो है ये किसी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो है उसकी जो इनिशियल पार्टिकल्स है बिफोर द रेडिएशंस या रेडियोएक्टिव डिके रेडिएशन से पहले जो एटॉमिक जो इनिशियल पार्टिकल्स है वो है n। After 1 half life period, the half of the particles are remaining। जब इस पर एक हाफ लाइफ गुजर जाता है तो जो पार्टिकल रहते हैं वो होगा n/2। आफ्टर द सेकंड हाफ लाइफ द हाफ ऑफ n/2 आर रिमेनिंग। जब दूसरा हाफ लाइफ इस पर गुजर जाता है तो n/2 का जो हाफ है वो रह जाता है जो कि है n/4। सो आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स the fraction of a radioactive sample remains as n/2। बस जब किसी रेडियोएक्टिव सैंपल पर 2 हाफ लाइफ गुजर जाए तो उसका जो फ्रैक्शन रहता है वो होगा n/4। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए ये कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसकी अमाउंट जो है ये 40 ग्राम है। पहले हाफ लाइफ में इसका हाफ जो है वो डिके होता है जो रहता है 20 ग्राम 20 मिलीग्राम। और 20 मिलीग्राम पर जब दूसरा हाफ लाइफ गुज़रता है तो जो रहता है वो है 10 मिलीग्राम। और 10 मिलीग्राम जो है ये 40 का 1/4 है। तो किसी एलिमेंट पर जब 2 जो हाफ लाइफ है वो गुज़र जाते हैं तो उसका 1/4 फ्रैक्शन जो है वो बाकी रहता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आते होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।